रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा नेक्स्ट मतलब 1-2 क्लासेस में ही। तो एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि हम लाइट की स्टडी कर रहे हैं, जैसे हम ऑप्टिक्स के अंडर में स्टडी करते हैं। अब एक्चुअली क्या है, जैसे बच्चे लाइट की हम स्टडी कर रहे हैं तो लाइट के 2 नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है, वो अपनी जगह है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे सिलेबस में 2 ऑप्टिक्स हैं, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है वो उन फिनोमेना से डील करता है। अगर आप लाइट को वेव मानो, जैसे लाइट हमारी जो ट्रेवल करती है उसका एक नेचर कैसा होता है, वेव होता है। अगर लाइट को आप वेव मानो तो आपको किस किस तरीके के फिनोमेना देखने को मिलेंगे, इसे हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स, इसे हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो अभी देखो बच्चे, पहले तो हमारे करिकुलम में काफ़ी सारे टॉपिक्स थे इसके अंदर, जैसे कि पहला टॉपिक था हाइगन्स प्रिंसिपल, दूसरा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तीसरा था डिफ्रैक्शन, जो कि 3 ही टॉपिक हैं अब। बट इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक हुआ करते थे पहले, जैसे कि पोलराइजेशन वगैरह भी था। वो टॉपिक कट चुका है, अब है नहीं सिलेबस में। तो अब सिलेबस में मेन 2 ही टॉपिक हैं, एक इंटरफेरेंस और एक डिफ्रैक्शन। तो बहुत छोटा सा सिलेबस है इस चैप्टर का भी, कुछ ज़्यादा क्लासेस नहीं लगेंगी हमारी, बस ये इंटरफेरेंस को समझने में आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा इसके बारे में। तो आज बच्चे हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे। देखो बच्चे, हाइगन्स प्रिंसिपल में कुछ ऐसा कुछ नॉलेज का नहीं है, बस थोड़ा सा जानने की चीज़ें हैं, जनरल जानने की चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन में क्या आता है वो भी हम आपको बता देंगे, बेसिक डेरिवेशंस वगैरह आते हैं। ज़्यादा जो आप जानोगे वो नेक्स्ट क्लासेस सीखोगे। जब हम लोग यंग्स डबल स्लिट पढ़ेंगे तब आपको बहुत नॉलेज गेन करने को मिलेगा। आज की क्लास में तो आपको बस जस्ट जनरल सी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो देखो बच्चे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल। अब ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है, थोड़ा आपको बोरिंग भी लगेगा। तो इसमें क्या है बच्चे, इसमें हम जनरल सा डिस्कशन करते हैं लाइट के बारे में, और कुछ नहीं है। हाइगन्स प्रिंसिपल है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जब हम लाइट को वेव मानते हैं तो सबसे बेसिक वेव हमारे दिमाग में वो आती है जब हम किसी पानी के अंदर स्टोन को गिराते हैं। जब हम पानी के अंदर स्टोन को गिराते हैं तो वेव्स क्रिएट होती हैं और वो वेव स्प्रेड होती है। ऐसे स्टोन को गिराया, वेव कैसे स्प्रेड होती है, ऐसे ऐसे, इस तरीके से वेव स्प्रेड होती है। आपने देखा होगा, अगर आप किसी बीच में पानी के बीच में किसी स्टोन को ड्रॉप करोगे तो वेव्स इस तरीके से स्प्रेड करती है। अब चक्कर क्या होता है कि कोई एक वेव स्प्रेड करती है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे होता क्या है। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, जब कभी वेव स्प्रेड करती है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो एनर्जी ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट होता है। एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे, देखो होता क्या है, यहाँ आपने स्टोन को ड्रॉप किया, यहाँ एनर्जी क्रिएट हुई, ये एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होगी, आगे वाला पार्टिकल उसे और आगे ट्रांसफ़र करेगा, आगे वाला पार्टिकल उसे आगे ट्रांसफ़र करेगा। जैसे मान लो एक लाइन लगी हुई है, मैं पीछे से धक्का दूं, पूरे के पूरे सारे लोग गिर जाएंगे। कारण क्यों हुआ, आपको एक इफेक्ट देखने को मिला कि हमने पीछे वाले को धक्का दिया, उससे आगे वाले को आया, उससे आगे वाले को आया, आगे वाले को आया, और फाइनली जो सबसे आगे वाला था वो भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ठीक इसी हिसाब से वेव प्रोपोगेशन होता है। वेव चलती कहीं और से है, मतलब डिस्टर्बेंस जो वेव होती है, काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस होती है, वो चलती कहीं और से है बट स्प्रेड थ्रू आउट हो जाती है। बट स्प्रेड में ऐसा होता है कि जो बीच के पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको स्प्रेड करने के लिए, चेन रिएक्शन बनाने के लिए, चेन बनाने के लिए। हर पार्टिकल अपनी वेव जो है वो नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफ़र करता है और इससे धीरे धीरे वेव एक लार्ज रीजन में स्प्रेड हो जाती है। समझ रहे हो बच्चे, एक लंबे बड़े से रीजन में वेव क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। अगर हम बात करें वेव की, तो वेव की इंटेंसिटी स्टार्टिंग में तो ज़्यादा होती है, बट जब वेव स्प्रेड होती जाती है तो दूर जाने के बाद उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक लाइट की तरह ही, अगर आप लाइट के बल्ब से दूर जाते हो तो दूर जाने के बाद लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम देखने को मिलती है। क्यों, इधर देखो बच्चे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अगर आप दूर जाओगे तो उसकी एनर्जी एक बड़े रीजन में अब स्प्रेड हो चुकी है। जैसे मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर आसपास में देखो तो आपको अच्छी खासी इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, बट दूर जाओगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कारण क्या है कि दूर जब अब गए तो वो जो एनर्जी थी वो बड़े रीजन में स्प्रेड हो गई। जितना एनर्जी स्प्रेड हो जाएगी बड़े रीजन में, तो एक एक पॉइंट पे एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे अगर हमारा फोकस बहुत सारी जगह हो तो हम लोग किसी एक जगह सिंपली फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से एक बड़े से रीजन में अगर एनर्जी स्प्रेड हो गई तो एक पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है।
किसी भी आप सोर्स से दूर जाओ तो धीरे धीरे इंटेंसिटी दूर जाने पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चाहे लाइट इंटेंसिटी हो, चाहे कोई और भी केस हो, चाहे पानी के अंदर स्टोन को ड्रॉप करो, चाहे लाइट की बात करो। चक्कर क्या है बच्चे, ये फिनोमेना हमको देखने को मिलता है। तो जब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं वेव फ्रंट, जिसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। अब बच्चे कहते हैं सर ये वेव फ्रंट होता क्या है। देखो यार एक्चुअली क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना सारे, ये जैसे मान लो ये एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट है। अब बच्चे कहते हैं सर ठीक है थोड़ा सा और डिस्क्राइब करें, तो मैं आपको बच्चे पहले ना एक लोकल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करूंगा, फिर इसको आपको एनसीईआरटी के हिसाब से डिस्क्राइब करूंगा। आप सब बच्चे मेरे लिए एक वेव फ्रंट हो, क्योंकि आप सब बच्चे एक ही ईयर के, एक ही बैच के स्टूडेंट्स हो। मान लो यहाँ से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई, ठीक है, ये अब वो डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँच गई। ये वाली डिस्टर्बेंस पहले प्रोड्यूस हुई होगी या ये वाली पहले प्रोड्यूस हुई होगी? पहले मतलब किसको ज़्यादा टाइम हो गया होगा? जो ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, जो ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है वो पहले हुई होगी, तभी वो स्प्रेड करके उतनी दूर तक पहुँच गई। देखो जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई होगी तो ये वाली पहले प्रोड्यूस हुई होगी, तभी स्प्रेड होके पहुँच गई। थोड़ी देर बाद ये वाली जो डिस्टर्बेंस है ये भी यहाँ नहीं दिखेगी, वो भी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। जैसे मान लो आज आप यहाँ हो, आज आप यहाँ हो, कुछ साल बाद यहाँ नहीं होगे, कुछ साल बाद आप काफ़ी आगे पहुँच चुके होगे। ऐसा है बच्चे। तो एक्चुअली क्या है कि मैं कोई ऐसा नहीं, मतलब कोई ऐसा मैंने बोला कि कोई ऐसा आपको ना लगे कितनी आगे पहुँच चुकी होगी कि हर कोई कहेगा चल चल आगे चल। इधर देखो बच्चे, चलो बच्चे इधर देखो। तो एक्चुअल में क्या है बच्चे, ये जो वेव है ये स्प्रेड हो रही है। अब क्या है कि ये जो वेव के पॉइंट्स हैं ये पहले एमिट हुए होंगे, तभी ये इन्होंने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और ये जो होंगे ये अभी अभी ऑरिजिनेट हुए होंगे, इन्होंने डिस्टेंस क्या किया है, कम ट्रैवल किया है। अब क्या है बच्चे, ये जो सारे वेव के पॉइंट्स हैं ये एक वेव फ्रंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेव फ्रंट। जैसे आप मेरे लिए, आप लोग एक बैच के स्टूडेंट्स हो, आपसे पहले आपके सीनियर एक बैच के स्टूडेंट्स थे, फिर उससे पहले एक बैच के स्टूडेंट्स थे, आप लोग एक वेव फ्रंट हो, सारे के सारे एक ही टाइम के। आपसे पहले एक वेव फ्रंट, अलग वेव फ्रंट था मेरे लिए, और उससे पहले का अलग वेव फ्रंट था। जो सबसे पहले पढ़ाया था वो अलग वेव फ्रंट था, वो बहुत आगे तक पहुंच चुका है। तो बहुत मतलब काफ़ी, अब तो पढ़ाई वढ़ाई भी हो गई होगी, पूरी हो गई है, कहीं होंगे तो शादी वादी भी हो गई है अब तक। तो एक्चुअल में क्या है, तो एक्चुअल में इधर देखो बच्चे, तो एक्चुअल में क्या है बच्चे, एक्चुअल में क्या है कि ये हमारा एक वेव फ्रंट है इस तरीके से। तो अगर हम इस साइंस की लैंग्वेज में बोलें तो क्या इसे कहते हैं, द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल, मतलब लोकस का मतलब क्या, आप लोगों को मैथ्स में लोकस का मतलब पता है? लोकस कैसे निकालते हैं? उन सब पार्टिकल को आप ज्वाइन कर दो जिनका फेस सेम है, जिनका फेस क्या है, सेम है, और उन सबको ज्वाइन कर दो, और उनको लोकस, जैसे मैंने दिखाया ना अलग अलग पार्टिकल है, ठीक है, आप सबका एक ग्रुप बना दूँ तो आप सबका ग्रुप मेरे लिए क्या है, एक वेव फ्रंट है। एक ही बैच के स्टूडेंट्स हो आप लोग मेरे लिए, तो ये इन सबका लोकस अगर हमने बना दिया ये, तो ये एक वेव फ्रंट कहलाएगा। अब एक्चुअली क्या होता है, खास बात ये होती है इनका फेस सेम होता है। अब बच्चे कहते हैं सर कैसे? जैसे आप पानी में स्टोन को ड्रॉप करते हो तो जो लहरें बनती हैं वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में जाती हैं ऐसे से। अब ये जितने भी पार्टिकल हैं, जिस पे मान लो कोई भी दो पार्टिकल मान लो, ए मान लो, बी मान लो, अगर ए क्रस्ट पे होगा तो बी भी क्रस्ट पे होगा, और अगर ए ट्रफ पे होगा तो बी भी ट्रफ पे ही होगा। मतलब पता ना, जो क्रस्ट लहरें जो बनती हैं ऊपर और नीचे जाती हैं, तो इन सब का फेस सेम होगा, क्योंकि सभी ऑरिजिनेट क्या हुए हैं, सेम टाइम पे हुए हैं। जैसे मान लो आज आप यहाँ पर हो, ठीक है, 2 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा, किसी भी बच्चे से पूछूंगा कि आपको 12th कितने हुए, मतलब अगर सब बच्चे पास हो जाते हैं, तो अगर मान लो मैं आपसे 2 साल बाद पूछूंगा कि आपको 12th किए हुए कितने साल हो गए, तो सारे बच्चे क्या बताएंगे, 2 साल हो गए। अब सभी का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सभी ने एक टाइम पे 12th पास की थी, तो 12th पास करने के बाद जो उनको ड्यूरेशन हुई वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि यहाँ पे सबका फेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। सब क्रस्ट है तो सब क्रस्ट है, सब ट्रफ है तो सब ट्रफ है। उन सब पार्टिकल को ज्वाइन कर दोगे, उनका लोकस बना देंगे, तो उनको एक वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे मान लो मैंने पानी में एक स्टोन ड्रॉप किया, तो आपको जो लहरें दिखाई देती हैं, गोल गोल लहरें दिखाई देती हैं, दिखता है ना बच्चे, गोल गोल लहर। अरे स्टोन को ड्रॉप करते हो गोल गोल, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिपल्स। तो एक रिपल को आप लो, एक रिपल एक वेव फ्रंट है, उसका नेक्स्ट रिपल अलग वेव फ्रंट है, ये एक अलग वेव फ्रंट है, ये एक अलग वेव फ्रंट है। और जैसे कंटिन्यूसली आप बूंद बूंद ड्रॉप कर रहे हो,
तो आपको कई सारे रिपल्स देखने को मिलेंगे। तो कंटिन्यूसली वेव क्या कर रही है, स्प्रेड कर रही है और कंटिन्यूसली रिपल्स बनते जा रहे हैं। कुछ आइडिया लगा बच्चे थोड़ा सा आप? लोकस मतलब उन सब पॉइंट को ज्वाइन कर दो। लोकस मतलब जैसे देखो हुआ क्या होगा, यहाँ से वेव बनी होगी, वो वेव इधर भी फैली, इधर भी फैली, इधर भी फैली, इधर भी फैली। जैसे मान लो एक बल्ब से लाइट निकली, बल्ब से लाइट रे निकली। अब बल्ब से एक लाइट रे निकली, वो एक कोई लाइट रे इधर जाएगी, कोई लाइट रे इधर जाएगी, कोई लाइट की रे इधर जाएगी, कोई लाइट की रे इधर जाएगी। मान लो किसी इंस्टेंट पे अगर यहाँ वाली जहाँ इस डायरेक्शन में जो लाइट रे निकली वो यहाँ पहुँची, तो यहाँ वाली यहाँ पहुँची और यहाँ वाली यहाँ पहुँची, यहाँ वाली यहाँ पहुँची, यहाँ वाली यहाँ पहुँची, उन सबको ज्वाइन कर दिया। तो मैंने दिखाया कि ये जो लाइट रेज निकली हैं सभी एक टाइम पर निकली होंगी, क्योंकि सेम मीडियम है तो उनको डिस्टेंस ट्रैवल करने में भी क्या लगा, सेम टाइम लगा। अब मान लो जैसे ये बल्ब से लाइट रे निकली, मान लो कोई रे निकली, अब अगर मान लो बल्ब है सारे डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड करता है, ठीक है, तो ये वाली लाइट रे 2 मीटर दूर पहुंची, तो ये वाली भी कितनी पहुंचेगी, उसी टाइम पे निकली है, तो वो भी 2 मीटर, क्योंकि मीडियम सेम है। तो सेम मीडियम में लाइट की स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है। तो हर जो लाइट रे वो सेम दूरी ट्रेवल करेगी। तो उन सबको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, तो आपको पता चल जाएगा सारे के सारा क्या है, एक वेव फ्रंट है। समझे बच्चे? तो ये एक तरीके से वेव फ्रंट हो गया हमारा, इसमें आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। अब क्वेश्चन यह है कि बच्चे वेव फ्रंट जो बनता है वो कैसे कैसे नेचर का होता है। जैसे मान लो अगर हमने पानी में स्टोन को ड्रॉप किया, तो स्टोन को ड्रॉप करने से वेव बनती है, वेव फ्रंट बनता है। वो कैसी शेप का होता है, उसकी शेप कैसी होती है, सर्कुलर शेप दिखती है। अच्छा बच्चे, मान लो हमारे पास एक लाइट बल्ब है, उसमें जो वेव फ्रंट बनता है उसकी शेप कैसी होती है। जैसे लाइट का एक बल्ब है लाइट बल्ब, उसका वेव फ्रंट की शेप क्या होती होगी? क्या शेप दिख रही है इसकी, क्या शेप दिख रही है? सर्कल, स्फेरिकल। क्यों? क्योंकि लाइट जो है हम मान के चले लाइट बल्ब से ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है, तो शेप कैसी बनेगी? स्फेरिकल। 3D में बनेगी ना। अच्छा, एक बल्ब रखा, लाइट ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, दाएं भी जाएगी, तो शेप कैसी होगी? स्फेरिकल। ऐसे अगर मान लो ट्यूब लाइट है और साइड से कवर्ड है, ट्यूबलाइट समझ में आया बच्चे? चलो इतना तो आता ही होगा बच्चों को, ठीक है। किनारे से कवर्ड है, उसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, शेप कैसे बन सकती है? सिलेंड्रिकल। उसकी लाइट कैसे स्प्रेड करती है? सिलेंड्रिकली स्प्रेड करती है, ऐसे से। चलो बच्चे एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो हम एक बल्ब से बहुत दूर चले जाएं, बहुत दूर मतलब बहुत दूर, यहाँ पे काफ़ी दूर मतलब इन्फिनिटी पे। अगर एक बल्ब से बहुत दूर चले जाएं तो वेव फ्रंट कैसा दिखेगा? स्फेरिकल दिखेगा या फ्लैट दिखेगा? हाँ, मतलब इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। सही कह रहे हो बच्चे, काफ़ी हद तक नहीं दिखेगा, बट फिर भी अगर दिखता है तो कैसा दिखेगा वेव फ्रंट? स्फेरिकल दिखेगा या फ्लैट दिखेगा, प्लेन दिखेगा? मान लो एक बल्ब है, बल्ब को हम पॉइंट सोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? पॉइंट सोर्स। लाइट बल्ब है, इसे मैं कई बार पॉइंट सोर्स भी कह सकता हूँ। अगर उसे काफी दूर चले जाएं तो कैसा दिखेगा? फ्लैट दिखेगा। जैसे हम लोग अर्थ पे हैं, अर्थ कैसी है? स्फेरिकल है। बट अगर हम लोग अर्थ पे नॉर्मली चलते हैं तो हमको अर्थ आमतौर पे फ्लैट सी लगती है, प्लेन लगती है, ठीक है बच्चे? तो क्योंकि अगर अर्थ का रेडियस बहुत ज़्यादा है, स्फेरिकल शेप मतलब बहुत ज़्यादा रेडियस है, तो अगर आप बहुत बड़ी रेडियस की स्फेरिकल चीज़ पे अगर रहो तो आपको वो चीज़ कैसे लगने लग जाती है? लेकिन हम तो उससे दूर जा रहे हैं ना, कुछ हद तक फ्लैट लगती है। तो अगर हम जैसे यहाँ से भी दूर जाएंगे तो ये थोड़ा सा फ्लैट जैसा होने लग जाएगा। दूर जाने पे देखो फ्लैटनेस, जो उसका कर्व है वो कम होता जाएगा धीरे धीरे। दूर जैसे हम लोग अभी अर्थ पे हैं, तो अभी हम अर्थ के सरफेस पे है, तो अगर हम अर्थ ऐसे यूँ देखते हैं तो हमको अर्थ लगभग कैसे दिखती है? फ्लैट से। मून को देखते हो तो आपको सर्कुलर दिखता है। कोई नहीं बच्चे, इधर देखो, ठीक है, यहाँ से सेंटर से दूर जा रहे हैं, हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, तो हमको इन्फिनिटी पे कैसा दिखेगा वेव फ्रंट? प्लेन दिखेगा, ठीक है बच्चे? कोई डाउट? किसी आगे बढ़ते हैं तो हम एक टर्म की बात करते हैं जो हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल होता है। हाइगन्स प्रिंसिपल कोई खास ऐसा नहीं है जो स्पेशल चीज़ हो। हाइगन्स ये बोलता है कि एक्चुअल में क्या होता है, डिस्टर्बेंस किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे वो फैलती जाती है।
स्प्रेड होते होते वो काफ़ी दूर पहुंचती है। बट एक्चुअल में क्या होता है, जब डिस्टर्बेंस फैलना चालू होती है तो हर एक पॉइंट उसमें सोर्स का काम करता है। सोर्स का काम करता है मतलब कि जैसे मान लो यहाँ से डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँची आगे, तो इस वाले ने डिस्टर्बेंस को और आगे ट्रांसफ़र किया और उसने और आगे ट्रांसफ़र किया। तो अगर कहीं से एक डिस्टर्बेंस स्टार्ट होती है स्प्रेड होना, तो जो जहाँ से वो होती जा रही है तो वहाँ का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, मतलब उसको आगे क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। जैसे मान लो नॉलेज की बात करते हैं बच्चे, बहुत सालों से इंडिया में या किसी वर्ल्ड में हम पढ़ाई करते हैं सब लोग। हर एक स्टूडेंट का कोई टीचर होता है, फिर टीचर का स्टूडेंट आता है, फिर टीचर आता है, फिर स्टूडेंट होता है, तो नॉलेज आगे से पीछे जा रही है। तो सोर्स कहीं और से चालू हुआ होगा, उसने किसी और को ट्रांसफ़र की होगी। तो अब हम क्या बन गए, सेकेंडरी सोर्स बन गए, क्योंकि नॉलेज ऊपर से आई, फिर हम सेकेंडरी सोर्स बन गए। फिर हम उस नॉलेज को आगे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वो जो दूसरा पर्सन होगा वो सोर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चे। तो नॉलेज भी जैसे एक 1 to सेकेंड अनदर ट्रांसफ़र होती रहती है। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअल में स्टार्ट नॉलेज एक ही सोर्स से होती है, बट वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते होते आगे बढ़ती जाती है। जब नॉलेज ट्रांसफ़र हो रही है या फिर कोई एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और वहाँ पे उस प्रोसेस में हर पार्टिकल अगर सोर्स की तरह बिहेव नहीं करेगा, आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगा, तो एक्चुअल में वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इज़ अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। हर पॉइंट जो होता है उसकी वजह से डिस्टर्बेंस फैलती है। कोई भी एक वेव ना फैले तब तक नहीं फैलेगी जब तक उसको आगे स्प्रेड नहीं किया जाएगा। अब देखो बच्चे, कई बच्चे चुगलखोर होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, एक बच्चा एक को कुछ कहानी बता देता है, वो दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, तीसरे को चौथे को बताता है। तो एक्चुअल में क्या गलत, हर बंदा गलत हुआ, ट्रांसफ़र उसको नहीं करनी चाहिए ये सब चीज़ें। बट एक हर बंदा सोर्स की तरह काम करेगा तो आगे ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सोर्स तो बेसिकली वो भी है जो आगे फैला रहा है एक तरीके से। समझे बच्चे, गलती तो उसकी भी है जो आगे स्प्रेड कर रहा है। बट एक्चुअली वेव में तो ऐसा ही होता है। वेव में अगर जिस पॉइंट के पास एनर्जी आई है वो आगे उसको भेजेगा नहीं, तब तक वो और आगे एनर्जी स्प्रेड होगी नहीं। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट एक तरीके से सोर्स की तरह काम करता है वेव के केस में। समझे बच्चे। अगर हमने किसी पानी में स्टोन को ड्रॉप किया तो एक्चुअल में वेव तो कहीं और क्रिएट हुई, बट उसने वो वेव आगे ट्रांसफ़र हुई, फिर आगे वाले पार्टिकल ने उसे और आगे ट्रांसफ़र किया, आगे वाले पार्टिकल ने उसे और आगे ट्रांसफ़र किया। इस तरीके से धीरे धीरे वेव आगे क्या करती गई, स्प्रेड करती। बट मान लो बीच में कोई पार्टिकल थे, अगर वो ऐसा करते कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करते तो वेव क्या हो जाती, रुक जाती, और एनर्जी ट्रांसफ़र का प्रोसेस रुक जाता, जो कि ऐसा होता आमतौर पे नहीं है। तो ये हाइगन्स प्रिंसिपल इसके बारे में बात करता है। तो अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जब हम हाइगन्स प्रिंसिपल की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। रे और वेव फ्रंट के बारे में दो चीज़ें हमको पढ़ने को मिलती हैं। रे क्या होती है, वेव फ्रंट क्या होती है। देखो बच्चे, जैसे मान लो एक सोर्स है, लाइट बल्ब है, तो लाइट बल्ब क्या होता है, रेज फेंकता है आसपास, ऐसे रेज फेंक रहा है, आसपास रेज एमिट कर रहा है, हर डायरेक्शन में एमिट कर रहा है। ये लाइट बल्ब एक सोर्स है, रेज एमिट कर रहा है। वेव फ्रंट बनाएंगे तो कैसा आएगा, इसका स्फेरिकल आएगा। अब ये जो रेज होती हैं और ये वेव फ्रंट होती हैं आपस में परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लो ये वेव फ्रंट है, किसी पॉइंट पे आप देखो इसका जो एंगल बन रहा है रे के साथ वो कितना बन रहा है, 90। किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो हमेशा रे में और वेव फ्रंट में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 बनता है। ये ध्यान रखना बच्चे। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में, तो हाइगन्स प्रिंसिपल तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता है एनर्जी ट्रांसफर का। इसके बाद हमें हाइगन्स प्रिंसिपल की हेल्प से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना होता है। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, लाइट भले ही वेव नेचर शो करती है, लाइट आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है लाइट के केस में। तो हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे हम देखेंगे किस तरीके से लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो पाता है। स्टार्ट करें बच्चों, चलो अच्छा। सर वेव फ्रंट को किस डिस्टेंस ऑफ हमको हाइगन्स प्रिंसिपल की हेल्प से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है। इस चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक है नहीं, तो आप सारे टॉपिक को ढंग से पढ़ना, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मान सकते हैं आप इसको। अब एक्चुअल में क्या है बच्चे, ये हमारे पास हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है। तो ऑब्वियस ये बात है, रिफ्रैक्शन क्या होता था हम पहले 10th क्लास में देखते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता था, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे क्या कर जाती है, बैंड कर जाती है, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद आया कुछ बच्चे, क्लास लैब पढ़ते थे थोड़ा बहुत, ऐसा पढ़ते थे। एक मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो लाइट रे क्या करती है, बैंड करती है। तो हम इधर बच्चे
जब हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे तो हम रिफ्रैक्शन ये पढ़ते थे, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एट एनी गिवन एंगल, देन जो हमारी इंसिडेंट रे होगी जैसे जा रही होगी थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, इसे कहते हैं फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमको ये प्रूफ करना है। और रिफ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे स्नेल्स लॉ कहते हैं साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे पढ़ते हैं। या फिर आप लोगों ने शायद और भी ढंग से पढ़ा हो तो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, ये भी था बच्चे, जिसमें क्या होता है बच्चे, n1 क्या होता है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और n2 क्या होता है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देखो बच्चे, ऑल दो हमने वेव ऑप्टिक्स को पहले स्टार्ट किया है रे ऑप्टिक्स से, तो रिफ्रैक्शन आपको मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी दिक्कत आ रही हो, बट इसमें कुछ ऐसा यूज़ नहीं, इस चैप्टर में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ऐसा यूज़ नहीं है, थोड़ा सा आपको याद हो ना हो चल जाएगा फिलहाल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। सर साइन इधर देखो बच्चे, अभी रुक जाओ, देखो बच्चे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम डिटेल में आपको रे ऑप्टिक्स में बताएंगे फिर से अच्छे से, बट इसमें हमको इतनी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें तो बस आपको जनरली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए थोड़ा बहुत। चलो अच्छे, इधर देखो, अब हम आते हैं, देखो अच्छे, हमारे पास ये एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, बीम। अब लाइट बीम में क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो एक सोर्स है, आमतौर पे कोई भी एक सोर्स होता है वो कोई इंडिविजुअल रे नहीं छोड़ता, वो कई सारी रेज छोड़ता है, उसे कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ से बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये एक सरफेस से आ रही है, दूसरे सरफेस पे पड़ी, ऑब्वियस सी बात है जब बीम ऑफ लाइट दूसरे सरफेस पे पड़ेगी तो बेंड हो जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलेगा। अब बीम ऑफ लाइट में क्या होगा बच्चे, बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ रेज। एक लाइट की बीम में कई सारी रेज होती है, जैसे यहाँ से बीम आ रही है, एक रे नहीं आ रही, कई सारी रेज आ रही है, तो ये बीम पूरी आ रही है और ये सारी की सारी रे क्या कर जाएंगी, रिफ्रैक्ट कर जाएंगी, तो पूरी की पूरी बीम क्या कर जाएगी, बेंड हो जाएगी। कोई डाउट बच्चे इसमें? ये फिगर ये शो कर रही है कि एक बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है और पूरी की पूरी बीम क्या कर जा रही है, बेंड कर जा रही है। तो देखो बच्चे, हम एक काम करते हैं, हम ये जो बीम है उसके अंदर वेव फ्रंट लेते हैं। हमने इस फिगर में दो रेज को ही शो किया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक बीम में बहुत सारी रेज होती हैं। क्या होती है बच्चे? बहुत सारी रेज। बट डिमॉन्स्ट्रेशन में हम कई सारी रेज को दिखा नहीं सकते, हमने सिर्फ क्या लिया है, दो ही रेज को दिखाया है। मान लो एक ये रे आ रही और एक ये, बीच में कई सारी रेज होंगी, समझ रहे बच्चे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज होंगी बीच में। तो मान लो ये एक रे आ रही है, ऐसे आ रही है, यूं टकराई और यूं बैंड करके रिफ्लेक्ट हो गई, ये एक रे ऐसे आई। अब ये बच्चे, ये एक रे है, ये पूरा वेव फ्रंट है, ऐसे आ रही थी ये बीम, यूं आ रही थी। अब ए और बी एक वेव फ्रंट है, क्यों? मान लो सोर्स से एक ही टाइम पे निकली होगी, मान लो ये सोर्स होगा हमारा, एक सोर्स होगा जो ऐसे बीम छोड़ रहा होगा, एक ही टाइम पे निकली होगी, ठीक है। जो एक ही टाइम पे निकली होगी वो एक ही बैच वाले हुए, समझे बच्चे, एक ही वेव फ्रंट वाले हुए, समझे। तो एक ही टाइम पर ये एमिट हुए होंगे, ए वाली ए रे और बी जो रे है एक ही टाइम पे निकली होगी, तो एक टाइम पे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते ऐसे आगे। तो ये वाला यहाँ पहुँच गया और ये वाला कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गई, ये वाली रे यहाँ पहुँच गई होगी और ये वाली रे यहाँ। इसका हमने नाम क्या दिया है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, समझ। ये वेव फ्रंट क्या कर रहा है, जो आ रहा है उसे कहते हैं इंसिडेंट। तो ये आ रहा है, यहाँ तक तो आ गया, बट अब यहाँ पर दोनों की कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। नहीं बच्चे, एक्चुअली क्या है कि जब तक ये यहाँ तक आया दोनों की चीज़ें सब सिमिलर थी, क्योंकि दोनों एक ही मीडियम में थे। जो यहाँ से रे आ रही थी ए वाली, वो यहाँ तक पहुँच गई और ये वाली रे यहाँ तक पहुँच गई। बट क्या हुआ, अब थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वाली रे यहाँ तक पहुँच गई है, जब ये यहाँ जाएगी तो उसको मीडियम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा, जबकि ये उसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ये दूसरा मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, समझ बच्चे। मान लो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम वो जिसमें लाइट इजीली ट्रेवल ना कर सके, जैसे मान लो ग्लास हो गया और ये एयर हो गया, मान लो ये क्या हो गया, ग्लास हो गया। तो समझ रहे, लाइट आ रही है। अब क्या हुआ, ऐसे ऐसे आ रही थी, देखो ऐसे ऐसे रेज आ रही थी, ये आ रही थी, ये वाली यहाँ पहुँच गई और ये वाली यहीं रह गई। अब क्या होगा, ये आगे बढ़ेगी, ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ी, ये अब बी वाली यहाँ आगे बी डैश पे पहुँच गई और ए वाली ए डैश पे पहुँच गई। अब यहाँ पर फिगर के हिसाब से बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये कम दूरी क्यों ट्रेवल कर पाई, ए वाली ए डैश तक गई और बी वाली तो बी डैश तक गई, बी डैश की दूरी ज़्यादा लग रही है और ए डैश की दूरी कम लग रही है। कोई बच्चा आंसर देगा इसका?
सर एंगल की वजह से ना। देखो बच्चे, कारण क्या है, जब कोई एक रे डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ए वाली ए डैश तक पहुंची और बी वाली बी डैश तक चली, कौन ज़्यादा चली सेम टाइम में? जब ये यहाँ चली, ये यहाँ तक आई, ये बी वाली ज़्यादा चली, ये वाली कम चली। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, जब लाइट किसी डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो उतने ही टाइम में उसकी दूरी उतनी नहीं होगी जितनी रेयर मीडियम वाली होगी। ये ज़्यादा चली और ये कम चली। अब थोड़ी देर बाद बी वाली रे यहाँ बी डैश पे आ गई और ए वाली रे ए डैश पे आ गई, ठीक है। फिर ये आगे धीरे धीरे ऐसे निकल जाएगी, चली जाएगी। समझ में आया? थोड़ी कहानी समझ में आई? बट हमारा क्या काम है, हमें ये लॉ प्रूफ करनी है इस ज्योमेट्री से। इसमें मैथमेटिक्स यूज़ करनी है। क्या यूज़ करना है बच्चे? मैथमेटिक्स। तो भाई हमारे पास क्या हुआ बच्चे, हमारे पास ये ठीक इंसिडेंट वेव फ्रंट बना ए बी, और इंसिडेंट के बाद जो फाइनली पास आउट हो गया तो कौन सा वेव फ्रंट दिखा, ए डैश और बी डैश। तो हम मेनली जो डील करेंगे वो इस वेव फ्रंट से डील करेंगे, ए बी जो आ रहा था और फिर जो जाने लग गया वो क्या था, ए डैश बी डैश, इससे हम डील करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे ही हमने ड्रॉ किया तो कुछ ट्राइंगल जैसी फिगर बन गई, दो ट्राइंगल हमारे पास आ गए। एक तो बच्चे ये ट्राइंगल और एक ट्राइंगल। अब मैंने यहाँ 90 डिग्री बना रखा है, कोई बच्चा बताएगा मैंने 90 डिग्री का क्यों, 90 डिग्री क्यों ड्रॉ किया, 90 क्यों? नहीं लगाएंगे वो सब छोड़ो, ये है कि अभी 90 क्यों लिए? अभी मैंने एक चीज बताई थी बच्चे, वेव फ्रंट का जो एंगल होता है उसके साथ रे और वेव फ्रंट में एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। देखो बच्चे, ये रेज आ रही हैं और ये पूरा वेव फ्रंट आ रहा है, ये रेज के साथ बीम के साथ वेव फ्रंट आ रहा है। ये रेज है और ये पूरा वेव फ्रंट है, इनमें एंगल कितना होगा, रे और वेव फ्रंट में एंगल कितना होगा, 90। और ऐसे ही जाते हुए भी ये वेव फ्रंट है और ये रे है, कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, ड्रॉ किया है। अब इससे बच्चे, अब इसके बाद हमें कोई फिजिक्स यूज़ नहीं करनी है, अब इसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के बाद बच्चे हमारे पास ये दो ट्राइंगल आ गए, ये वाला और ये वाला। अब सीधे सीधे बच्चे इसमें एक खास बात है, हमें आई और आर चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन दोनों ट्राइंगल में ना ही आई है और ना ही आर है। आई देखो, ये रहा नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जब रे इंसिडेंट थी उसके बाद ये चलेगी रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे ही इस वाली रे के लिए भी आई और आर हो गया, बट इस ट्राइंगल में ना तो आई और ना आर है, फिर कैसे लाएं? अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, हमने, हाँ बच्चे बताओ, लीनियर पेयर बच्चे एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी ऐसी, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और मान लो ये दोनों लाइन भी परपेंडिकुलर है। ऐसे सिनेरियो में ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। कैसे? कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कैसे। देखो बच्चे एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो ये देखो, ये इधर देखो बच्चे, हमने कहा इन दोनों लाइन में 90 डिग्री का एंगल, 45 हो गया ना, ठीक है। बीच का नहीं, जरूरी नहीं बच्चे। इधर देखो, अगर मान लो ये x है, ये y है और ये z है, तो इन दोनों में 90 है, मतलब x प्लस वाई कितना हुआ बच्चे, 90। और इन दोनों में 90 है तो y प्लस z क्या हो गया, 90। अब इनको इक्वेट करा दो, 90 x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई से y कट गया, x किसके बराबर हुआ, z के बराबर हुआ। समझे बच्चे? अब मैं इसको यहाँ क्यों बता रहा हूँ, इधर देखो बच्चे, ये रे है और ये क्या है, वेव फ्रंट है, इनमें कितना एंगल है, 90। ये नॉर्मल है और ये प्लेन है, इसमें कितना एंगल है, 90। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हुआ, इक्वल हुआ, आई। समझे बच्चे कैसे लिया? ऐसे ही इधर देखो बच्चे, इधर देखो, अब आर कैसे होगा, ये देखो, ये एक ये 90 हो गया और एक ये 90 हो गया, ये आर है तो ये वाला भी क्या हो गया, आर हो गया। सर 90 समझाओ मुझे कैसे अभी बता देते हैं बच्चे, 90 बाद में आपको समझा देंगे अलग से, चलो, क्योंकि अभी तो हमने आपको बता ही दिया। इधर देखो, दो ट्राइंगल हमारे पास आ गए कुल मिला के, ये ठीक है सर। ये हो गया आई और ये हो गया आर। इस तरीके से एंगल मिले हम लोगों को। एंगल एक्चुअली आई आर इसमें बन नहीं रहे थे हमारे, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये बी डैश है और ये ए डैश है। अब बच्चे हमारा क्या काम है, साइन आई और साइन आर निकालें साइन आई और साइन आर। बताना बच्चे, इस ट्राइंगल में साइन आई क्या आएगा,
क्या होता है? हाइपोटेन्यूज सर बी डैश अपॉन साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के नीचे वाला ये जो एंगल है ये एंगल है, एक मिनट रुको ये जो एंगल है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। एक मिनट बच्चे रुको, इधर देखो, ये हमारा एंगल है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा? बी डैश और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए बी डैश। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और जो हमारा एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ऐसे ही साइन आर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये ए बी डैश। इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चे? ये कट जाएगा बी बी डैश बाय ए डैश। अब बात ये है बी बी डैश है क्या और ए डैश है क्या? देखो बच्चे, जब लाइट रे यहाँ से यहाँ चली थी तब उसका डिस्टेंस बी बी डैश था, और जब ये वाली रे यहाँ से यहाँ तक गई थी तो ये डिस्टेंस क्या था? ए डैश था। अब हमने आपको ये बताया था कि जितना टाइम बी वाले को बी डैश तक पहुँचने में लगा था उतना ही टाइम ए वाले को ए डैश तक पहुँचने में लगा था। मान लो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। मैंने इसको ले लिया v1 इंटू टी और इसको ले लिया v2 इंटू टी। कोई बच्चा बताएगा डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड इंटू टाइम यूज़ करते हैं, बट मैंने दोनों में v1 और v2 डिफरेंट स्पीड क्यों यूज़ की है, सेम क्यों यूज़ नहीं किया? क्योंकि इसमें मीडियम अलग है। जब ये वाली रे इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है और ये वाली रे इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, दोनों ही मीडियम में स्पीड क्या होगी? अलग अलग होगी। टाइम भी तो अलग हमने सेम टाइम में बोला है, सेम टाइम। जिस टाइम में ये यहाँ पहुंची उस टाइम में ये यहाँ। टाइम तो हमने आपको पहले ही दे रखा है, टाइम तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जिस टाइम में ये वाली यहाँ पहुंची थी उसी टाइम में ये वाली यहाँ पहुंची, तो टाइम तो हमने आपको दिया है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। क्या स्पीड दोनों मीडियम में सेम होगी? नहीं, क्योंकि ये अलग मीडियम में चल रहा है और ये अलग मीडियम। अब बी बी डैश क्या हो गया बच्चे? ये हो गया v1 टी और ये क्या हो गया? v2 टी। कट गया तो साइन आई बाय साइन आर क्या आ गया? v1 बाय v2, जो कि किसके बराबर होता है? n2 बाय n1 के। अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे सर ये कब पढ़ा था? भाई 10th क्लास में ये पढ़ा था। तो ये बच्चे स्नेल्स लॉ है। बाकी हम जब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में हम जब रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे तो बताएंगे, बट फिलहाल इसका प्रूफ ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। यहाँ पे हमको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है थ्रू हाइगन्स प्रिंसिपल, मतलब वेव फ्रंट वाले कॉन्सेप्ट से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें प्रूफ करना है। तो अब एक्चुअल में क्या है बच्चे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास सरफेस होता है जो शाइनी सरफेस है, उस पर लाइट रे फॉल करती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो यहाँ पर एक बीम ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, जो टकरा रही है, टकरा करके क्या कर जा रही है? रिफ्लेक्ट कर जा रही है। तो बीम ऑफ लाइट में हमने पूरी बीम नहीं ली है, सिर्फ उस बीम ऑफ लाइट को दो रेज से रिप्रेजेंट किया है। एक रे ये रही और एक रे ये रही। ये रे आई, टकराई और क्या कर गई? रिफ्लेक्ट कर गई, और ये रे भी आके टकरा कर क्या कर गई? रिफ्लेक्ट कर गई। जब हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल यूज़ करते हैं तो हम रे भी दिखाते हैं और हम आपको वेव फ्रंट भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बच्चों? वेव फ्रंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेज है और ये वेव फ्रंट है। ये ए बी क्या है? वेव फ्रंट है। इधर देखो बच्चे, ये रेज आ रही है, ये वेव फ्रंट आ रहा है। तो हमेशा देखना बच्चे, एंगल हमेशा क्या होता है? 90 होता है। ये दिखा रखा है रे और वेव फ्रंट में। ऐसे पूरा वेव फ्रंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आया। अब ये रे टकराई और इधर चली गई। जब रे टकराएंगे तो वेव फ्रंट भी क्या हो जाएगा? ऐसे टकरा करके क्या हो जाएगा? यूँ आएगा, टकरा के क्या हो जाएगा? इधर जाने लग जाएगा। तो ये पूरी फिगर है और हमको मेनली प्रूफ क्या करना है बच्चे? कोई बच्चा बताएगा क्या प्रूफ करना है? बोलो। एक्चुअली हमको प्रूफ करना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो यहाँ पर बच्चे हमको बेसिकली वही ऑब्वियस सी बात है कि हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल से सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले रिफ्रैक्शन का प्रूफ किया था। तो देखो बच्चे, अब ये क्या हुआ? ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया। जो ए बी था ये ए बी हो गया। टकराने के बाद ये वाली रे देखो, जैसे जैसे यू रे आ रही है, ये टकराई, तो ये वाली तो टकरा के इधर जाने लगी और ये वाली किधर आने लगी? जैसे ये दोनों यहाँ पर थे, अब क्या होगा? ये वाली टकरा जाएगी, यहाँ पे टकरा गई और ये नीचे बढ़ने लगी और ये किधर बढ़ने लगी? ऊपर। जब बी वाली बी डैश पे पहुंची तो ए वाली ए डैश पे पहुंची। समझे या नहीं समझे?
जब बी वाली बी डैश पे पहुंची, ए और बी साथ साथ आ रहे थे, ठीक है, बट ए वाला टकरा गया क्योंकि ए वाला उस सरफेस पे फॉल कर गया, ए वाला टकरा कर इधर जाने लगे और बी वाला नीचे। जिस टाइम ए वाली ए डैश पे पहुंची उस टाइम बी वाली बी डैश पे पहुंची। बट यहाँ पर क्या होगा कि जितना बी से बी डैश ने ट्रेवल किया उतना ए से ए डैश ने ट्रेवल किया, क्योंकि मीडियम क्या है, सेम है, रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है। जबकि रिफ्रैक्शन वाले सिचुएशन में ऐसा नहीं था, जब वो दूसरे मीडियम में गई थी तो डिस्टेंस क्या हो गया था, चेंज हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि बी डैश इज इक्वल टू ए डैश। कह सकते हो नहीं कह सकते? क्यों? क्योंकि सेम टाइम में ट्रेवल किया है, सेम टाइम में, जितने टाइम में बी वाली बी डैश तक पहुंची उतने टाइम में ए डैश तक। फिर ये भाई अगर सेम रेज को ज्वाइन करेंगे तो वेव फ्रंट बन जाता है। ये एक वेव फ्रंट हो गया, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये लौटने वाला वेव फ्रंट है, इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब कई बच्चे कहते हैं सर आपने ना यहाँ ए बी लिखा है और यहाँ ए डैश बी डैश, ए बी नीचे शिफ्ट क्यों कर दिया? क्योंकि ए वाली रे ऊपर आ गई और बी वाली रे नीचे आ गई। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? वेव फ्रंट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ना। तो ये बी वाली रे यहाँ आ गई और ए वाली रे यहाँ आ गई, इसलिए ये ऊपर वाला ए डैश हो गया, नीचे वाला बी डैश हो गया, जबकि पहले बी ए था। कोई डाउट बच्चे इसमें? बोलो। आपको मिरर में चीजें इन्वर्टेड क्यों दिखाई देती हैं? इन्वर्टेड क्यों दिखाई देती हैं चीजें? प्लेन मिरर में आपको चीजें कैसी दिखाई देती हैं? इन्वर्टेड क्यों दिखाई देती हैं? इन्वर्टेड मतलब लेटरल इन्वर्जन क्यों होता है? वो लेटरल इन्वर्जन की वजह से ही हो रहा है। वेव फ्रंट ऐसे की जगह कैसा हो गया, ऐसा हो गया। चलो अच्छे हम बाकी बताएंगे, बट कोई अभी इसमें फिगर में कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट। रेस वेस को लेके अब चक्कर क्या है बच्चे, हमारा मेन काम ये है कि हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे पास जो पूरा पाथ था या जो भी था उससे हमारे पास ये एक फिगर आ गई और हमको जो प्रूफ करना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्रूफ करना है। अब हमारे पास जो हम लोग मेनली ये डेरिवेशन करेंगे वो इस ट्राइंगल से करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल? देखो बच्चे एक ट्राइंगल मिलेगा हमको यहाँ पर, ए बी बी डैश, या फिर इसको हम कह सकते हैं बी, मतलब ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा एक, ठीक है बच्चे? यस सर। कौन सा वाला ट्राइंगल हो जाएगा? ए बी डैश एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश। अब प्रॉब्लम ये आई कि भैया इन दोनों ही ट्राइंगल में एंगल आई और एंगल आर नहीं है। एंगल आई कहाँ है? देखो बच्चे इंसिडेंट रे है, ये वाला एंगल क्या, इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे बच्चों? आई, क्योंकि नॉर्मल में और इंसिडेंट रे में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला एंगल, दूसरा वाला एंगल ये दिख रहा है, ये आर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आई क्या हुआ, ये आई हुआ और ये आर हो गया। अब मैं आपको ना थोड़ा सोचने के लिए समय देता हूँ कि अगर ये आई और ये आर है तो जैसे हमने एंगल लिए तो उसको ट्राइंगल्स में कैसे ले सकते हैं एंगल। क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन ट्राइंगल्स में कौन सा एंगल आई होगा, कौन सा एंगल आर होगा, क्योंकि हम ट्राइंगल की स्टडी कर रहे हैं तो ये भी हमको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो बच्चे मैं कह देता हूँ कि ये जो कंप्लीट एंगल है, ये वाला एंगल, ये आई है। अब मेरे को कम से कम इसको थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा किस तरीके से ये एंगल कंप्लीट एंगल आई बन रहा है, ठीक है? समझ रहे हो बच्चे? ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा। अब किस बेहाफ पे मैंने ऐसे लिखा है कि ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा? इधर देखो बच्चे, जैसे मान लो बच्चे ये एंगल है आई, ठीक है, ये आर तो पूरा कंप्लीट एंगल है, देख रहे हो? ये आर पूरा कंप्लीट एंगल है, ये आई है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड, ये पूरा आर है। मान लो ये आर कंप्लीट है, मैंने ये छोटा सा एंगल मान लिया बी और ये छोटा सा एंगल जो बच्चा और रिमेनिंग एंगल मान लिया सी, ठीक है? कोई दिक्कत बच्चों? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है बच्चे, हम यहाँ पर वही रूल लगाएंगे। एक्चुअल में क्या है, ये रे है, ये वेव फ्रंट है, ये रे है और ये वेव फ्रंट है, ठीक है? तो कौन सा एंगल 90 डिग्री, किस का सम 90 डिग्री है? देखो ये वे और वेव फ्रंट में ये पूरा एंगल 90 है। जो रे में और वेव फ्रंट में बनता है आई प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है बच्चों? और इसके अलावा बच्चे बाकी 90 डिग्री का रूल कहाँ लगेगा बताना? क्या मुझे एक और एंगल मानना पड़ेगा? इसको मान लो मैं डी मान लेता हूँ, नीचे वाला एंगल। अब देखो बच्चे ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, ये नॉर्मल है और ये सरफेस है। नॉर्मल और सरफेस में कितना एंगल होता है? 90, मतलब बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 90। अब हम इसको इक्वेट करा दें बच्चे
आई प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी, बी से बी कट गया, आई किसके बराबर सी प्लस, और सी प्लस डी कितना हुआ, ये वाला एंगल हुआ, ये, तो ये वाला जो एंगल होगा ये आई हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो कंप्लीट एंगल हो जाएगा ये आर हो जाएगा। तो अच्छे, अब हम जैसे हमने ड्रॉ कर लिया, तो अब हम इसको कंप्लीट अलग फिगर में मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे दिखाने के लिए, ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा से 90 डिग्री प्रॉपर नहीं ड्रॉ पाया, ठीक है। ये एंगल कंप्लीट एंगल क्या हो गया, आई, और ये कंप्लीट एंगल क्या हो गया, आर। अब इसके नाम लिख देंगे ए बी ए डैश बी डैश। अब देखो बच्चे, हमारे पास हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर दो एंगल को इक्वल प्रूफ कराना है तो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कॉन्ग्रुएंट आपको वैसे मालूम होगा बच्चे, तो मैं बता देता हूँ बच्चे, कई सारे रूल्स होते हैं। बेस कॉमन हो गया, दो एंगल सेम हो गए। वैसे हम लोगों को एग्जामिनेशन में शायद इतना प्रूफ कराने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली लिख देना कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है बच्चे। ये 90 डिग्री हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश, कैसे, रीजन लिख देना, रीजन क्या होगा, क्योंकि 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होता है, रे में और वेव फ्रंट में जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। और तीसरा क्या यूज करें बच्चे, सर सेम बेस। तीसरा हमने आपको वैसे सेम बेस हो गया, ये बताया था बच्चे, बी बी डैश इज इक्वल टू ए डैश, सर ये गिवन है पहले से, बताया तो था, जितना ये यहाँ से यहाँ चलेगा उतना ये। वैसे कोई सारे लॉजिक है यार, हम ज़्यादा इसमें मत्था बच्चे नहीं पड़े। कॉन्ग्रुएंसी बच्चे आप अच्छे से प्रूफ कर सकते हो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कहानी खत्म। अब हमें आ जाएंगे एंगल। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम किसी प्लेन वेव फ्रंट या किसी भी वेव फ्रंट को किसी मीडियम से पास कराते हैं, किसी चीज़ से पास कराते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास बिहेवियर ऑफ प्रिज्म लेंस एंड स्फेरिकल मिरर टुवर्ड्स प्लेन वेव फ्रंट एक टॉपिक दिया हुआ है। हमारे पास ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था, जब हमने इसको प्रिज्म से पास किया ये वेव फ्रंट ऐसा हो गया। देखो अच्छा, वेव फ्रंट ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअल में इसके जानने के लिए हम रेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि रेस ड्रॉ करोगे तो वेव फ्रंट अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। तो मान लेते हैं एक वेव फ्रंट था, एक बीम ऑफ लाइट थी, गुजर रही थी। अब देखो बच्चे, यहाँ से गुजर रही थी, गुजरी ऐसे आई। तो आप लोगों ने बच्चे ये देखा है कि एक्चुअल में क्या होता है, जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो ऐसे बेंड करती है। जैसे प्रिज्म में आपने अगर रे डायग्राम ड्रॉ किया तो ऐसे ड्रॉ किया होगा, इसका भी ऐसे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब रेज बेंड कर गई तो वेव फ्रंट भी क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि बच्चे ठीक है, हमने ये सीखा है, जैसे मान लो ये कोई ए वाला था, ए रे बी ए रे थी, तो ए रे यहाँ पहुँच जाएगी और बी रे इधर आ जाएगी, तो इसको ये दिखा रहा है। अब एक्चुअल में क्या हुआ, इसको थोड़ा सा ना और भी बच्चे पूछते हैं कि किस हिसाब से सर ये हो रहा है। देखो बच्चे, एक्चुअल में क्या है कि इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि कौन सी रे कितनी देर तक उस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। जैसे मान लो ये वेव फ्रंट ऐसे शिफ्ट हो गया, तो ये वाली रे आगे आ गई और ये वाली रे पीछे रह गई। कारण क्या है कि एक रे ज़्यादा चल पाई और एक रे कम चल पाई, क्योंकि ए वाली रे थी उसको कम देर तक डेंसर मीडियम में रहना था, उसने थोड़ा सा डेंसर मीडियम में काटा समय और बाकी निकल गई। बी वाले को ज़्यादा देर तक डेंसर मीडियम में काटना था, तो बी वाली रे किधर रह गई, पीछे रह गई। समझे बच्चे। बाकी आप अगर इसके रे डायग्राम की बात करो तो रे डायग्राम तो आप लोगों ने सीख ही रखा है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या कर जाती है, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, ऐसे रिफ्लेक्ट आएगी, ऐसे चली जाएगी। फिर बाहर एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, दूसरी बार रिफ्लेक्शन यहाँ होगा और ऐसे चली जाएगी। और बेसिकली रिफ्लेक्शन का कारण यही होता है, जब हम कहते हैं ना कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मेन रीज़न क्या होता है रिफ्लेक्शन का। मीडियम चेंज होने की वजह से स्पीड चेंज हो जाती है, तो वही रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बन। अब देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है, बेंड हो गई ना अच्छे, बेंड हो गई। देखो अच्छे, एक्चुअल में देखो अच्छे, अगर हम लोग भाई बता बोलते हैं दो, एक प्रेम सीधा एक प्रेम उल्टा, इधर देखो अच्छे, एक्चुअल रीज़न रिफ्रैक्शन का बहुत डीप होता है, जो कि आप लोगों ने ना तो पढ़ा है, और अगर आपको मैं बताऊंगा तो आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। मैं हो सके तो एक वीडियो आपको भेजूंगा,
उसके पीछे एक्चुअल रीजंस ऑफ रिफ्रैक्शन छुपे हुए हैं, जो कि एक्चुअल में क्या है, आमतौर पे आप कॉलेज भी पढ़ लोगे तो नहीं देख पाओगे, जबकि आपको फॉरेन यूट्यूबर सबको सिखा देंगे। मैं आपको 1-2 वीडियो भेजूंगा अच्छे यूट्यूबर की, उनकी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये बेंडिंग होती है। मॉलिक्यूलर लेवल पे सिखाएंगे। कैसे बच्चे? जैसे जैसे लाइट गुजरती है, क्या लाइट का मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होता है, किस वजह से वो बेंडिंग शो करता है। वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता, बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ तो हमने बेसिक तौर पे ऐसे सिखा दिया, यूँ हो गया एनसीईआरटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप कहोगे तभी हम भेज देते हैं। भाई यही बच्चे, अगर हम बेसिक तौर पे देखें तो हम यही कहेंगे कि भाई जो ए वाला जो था रे थी, उसको कम देर डेंसर मीडियम में रहना पड़ा, इसलिए वो आगे चली गई और बी वाली पीछे रह गई। अब देखो बच्चे, यहाँ पर अगर बेसिक रीजन से देखें तो क्या हुआ, ये प्ले वेवफ्रंट आ रहा था, वो ये ऐसे हो गया, इसे क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग हो गया, कॉन्वेक्स टाइप का हो गया। क्यों? अगर मान लो ये वाली रे आ रही थी, तो ये वाली जो रे थी इसको ज़्यादा देर डेंसर में रहना था, इसको कम देर डेंसर में रहना था, तो ये आगे चली गई, और ये वाली को भी कम देर रहना था, ये आगे चली गई। बट जो बीच में रे आ रही थी उसने ज़्यादा देर डेंसर मीडियम देखा, वो पीछे रह गई। और ये जो हमारे को फाइनली वेवफ्रंट मिला, ये कन्वर्जिंग नेचर का मिला, और फाइनली जो रेज होंगी यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी। वैसे तो आपको पता है बच्चों, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसे नेचर का होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। अब तीसरा ये है कि ये हमने ये शो किया, ये कौन सा मिरर है बच्चों? कनकेव मिरर है। प्लेन वेवफ्रंट आ रहा था, कनकेव मिरर से टकराया, तो वही जो रूल है हमने बताया आपको। अब एक्चुअल में क्या है, कमेंट नहीं करना ना बच्चे, इधर देखो जब ये टकराया वेवफ्रंट, तो फाइनली रेस टकराई, और रेस टकरा करके क्या हो गई, रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो गई, बेंड हो गई, और फाइनली ये क्या हो गया, कन्वर्जिंग हो गया। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हमने बताई है बच्चे। बाकी आप ना देखो, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये कि आप इसे मैथमेटिकली करना चाहते हो, मतलब मैथमेटिकली समझना चाहते हो। मैथमेटिकली समझ तो आप बच्चे रे डायग्राम से समझ सकते हो कि कैसे क्या रे के साथ किस तरीके से बिहेवियर हुआ, तो क्या कैसे इसका फिगर बनेगा। बट एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि आज तक जो आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया गया है, आगे भी पढ़ाया जाएगा, रिफ्लेक्शन का कारण क्या है वो आप डीपली तभी समझ पाओगे जब आप डिटेल में सब चीज़ें जानोगे। समझे बच्चे? बोलो।